जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 301 से लेके 310 तक सॉल्व करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 301, एन अनड्रेन्ड ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट is carried out on a saturated clay sample under a cell pressure of 100 kN per meter square. The sample failed at a deviator stress of 200 kN per meter square. Cohesion of a given sample of clay is option A 50 kN per meter square, option B 100 kN per meter square, option C 200 kN per meter square and option D 300 kN पर मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ट्राई एक्सियल शियर टेस्ट दी गई है और उसमें आपको सैचुरेटेड क्ले सैंपल दिया गया है जिसमें कि आपको सेल प्रेशर आपको दी गई है 100 kN पर मीटर स्क्वायर। सेल प्रेशर जब भी देगा तो उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा 3 बोलते हैं। और डेविएटर स्ट्रेस आपको यहाँ पे दिया गया है सिग्मा डी आपको दिया हुआ है 200 kN पर मीटर स्क्वायर और सिग्मा 3 आपको दिया हुआ है 100 kN पर मीटर स्क्वायर। जैसे कि हम जानते हैं कि ट्राई एक्सियल शियर टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2 यही होता है। अब यहाँ पे सिग्मा 1 हमारा क्या है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। सिग्मा 3 को हम लोग बोलते हैं माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस भी बोलते हैं, सेल प्रेशर भी बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्ट्रेस भी बोलते हैं। सी हमारा यहाँ पे कोहेजन होता है और फाई हमारा यहाँ पे एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे क्ले दिया गया है, अब क्ले सैंपल जब भी देता है तो हम लोग बोलते हैं फाई इक्वल टू 0, मतलब फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग सिग्मा 1 का ये भी लिख सकते हैं, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी। अब देखिए सिग्मा 3 आपको दिया हुआ है 100 और सिग्मा डी दिया हुआ है हमारा 200, मतलब सिग्मा की 1 की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा 1 की वैल्यू हमारी आ गई 300। अब अपने को निकालना है, कोहेजन निकालना है, तो चलिए हम लोग पुट करते हैं। सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है 300, तो यहाँ पे 300 लिख लीजिए। सिग्मा 3 की वैल्यू कितनी है, तो 100 है। हमको पता है फाई की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे 0, तो 10 स्क्वायर 45 हमारी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं प्लस 2c 10 45 यहाँ भी हमारी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब अपने को सी ही निकालने बोला है तो हम लोग 300 माइनस 100 इक्वल टू 2c लिख सकते हैं। 300 माइनस 100 मतलब कितना हो गया 200 हो गया, 200 इक्वल टू 2c, तो c की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 200/2 मतलब हो जाएगा 100 kN पर मीटर स्क्वायर, मतलब कोहेजन की वैल्यू हमारी निकलेगी 100 kN पर मीटर स्क्वायर। तो चलिए हम लोग आंसर चेक करते हैं। आंसर ए दिया हुआ है 50 kN पर मीटर स्क्वायर, ये हमारी गलत होगी। ऑप्शन बी दिया हुआ है 100 kN पर मीटर स्क्वायर, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको चेंज क्या किया है, तो यहाँ पे आपको सेल प्रेशर दिया गया है और डेविएटर स्ट्रेस दिया गया है, लेकिन हमको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं दिया गया है। तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हम लोग निकाल सकते हैं सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी। याद रखिएगा सिग्मा 3 को हम लोग बोलते हैं माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस भी बोलेंगे, फिर सिग्मा 3 को और क्या बोलेंगे, सेल प्रेशर भी बोलेंगे, और सिग्मा 3 को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, तो इंटरमीडिएट स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। तो ये तीनों नाम से आपको दिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 302, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन इज मोस्ट लाइकली टू बी फेल्योर प्लेन इन सैंडी सॉइल। ऑप्शन ए प्लेन कैरिंग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ऑप्शन बी प्लेन कैरिंग मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, ऑप्शन सी प्लेन विथ मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी एंड ऑप्शन डी प्रिंसिपल प्लेन। जैसा कि हमको पता है कि जो भी हमारा डायरेक्ट शियर स्ट्रेस में जो हमारा फेल्योर प्लेन होता है वो हमारा कहलाता है प्लेन विथ मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी, उसको ही हम लोग बोलते हैं फेल्योर प्लेन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट जब भी पूछा जाएगा तो आपको यही याद रखना है कि किस प्लेन में हमारा फेल्योर होता है सैंडी सॉइल में, तो आपको यही याद रखना है प्लेन विथ मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी। तो पहला ऑप्शन दिया प्लेन कैरिंग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी दिया प्लेन कैरिंग मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया हुआ प्लेन विथ मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब प्लेन विथ मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी में हमारा
फेल्योर प्लेन होगा सैंडी सॉइल का। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 303, ए रिटेनिंग वॉल retains a C5 soil, the tension cracked have occurred, the backfill, the total active pressure is given by unit weight of soil, H is the height of the retaining wall, K equal to coefficient of active pressure and C dash equal to cohesion of slide। देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया है रिटेनिंग वॉल में, और आपको रिटेनिंग वॉल में आपको दिया गया है C5 सॉइल की, मतलब यहाँ पे आपको कोहेजन प्लस कोहेजन लेस सॉइल दोनों के बारे में पूछा गया है, और आपको पूछा गया है टोटल एक्टिव प्रेशर क्या होगा। तो प्रेशर हमारा एक्टिव प्रेशर में हमारा फॉर्मूला होता है इसका 1/2 इंटू गामा इंटू एच स्क्वायर माइनस 2c डैश एच अंडर रूट के प्लस 2c डैश स्क्वायर बाय गामा। ये हम लोग निकालते हैं कि एक्टिव प्रेशर के लिए जो प्रेशर निकालेंगे रिटेनिंग वॉल में C5 सॉइल का, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन आपको याद रखना नहीं है, ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखिए। गामा आपको पता है यहाँ पे यूनिट वेट होता है, H हमारी क्या है यहाँ पे हाइट है, C हमारा यहाँ पे कोहेजन है, और K क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव प्रेशर है। ठीक है, तो इस ढंग से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन पी ए 1/2 गामा इंटू एच स्क्वायर माइनस 2CH इंटू के, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी देखिए प्लस साइन है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी पी ए इक्वल टू 1/2 गामा एच स्क्वायर माइनस 2C गामा 2CH अंडर रूट के, यहाँ पे तीनों माइनस है, ये भी नहीं होगा। डी हमारा दिया हुआ 1/2 गामा एच स्क्वायर माइनस 2CH अंडर रूट के प्लस 2C स्क्वायर बाय वाई, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये सबका भी डेरिवेशन आपको जस्ट फॉर्मूला याद रख लेना है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 304, इन विच ऑफ द फॉलोइंग pairs of the soil types would one anticipate negative pore pressure when subjected to shearing। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि यदि सॉइल में शेयरिंग होगा तो कौन सा सॉइल एंटिसिपेट करेगा निगेटिव पोर वाटर प्रेशर। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे समझना है कि पोर वाटर प्रेशर क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो वाटर के द्वारा सॉइल पे प्रेशर लगता है उसे हम लोग बोलते हैं पोर वाटर प्रेशर। अब यहाँ पे दो आ गया, एक तो निगेटिव पोर वाटर प्रेशर होता है और दूसरा हमारा पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर होता है। ये तीन चीज आपको याद होना चाहिए। अब निगेटिव पोर वाटर प्रेशर क्या होता है और पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर क्या होता है। अगर पोर वाटर प्रेशर हमारा ज़्यादा है किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो हम लोग बोलते हैं कि दैट इज नोन एज कॉल्ड पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर। अगर हमारी प्रेशर पोर में हमारी कम रहेगी, अगर प्रेशर हमारी पोर में कम रहेगी किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो हम लोग इसको बोलते हैं निगेटिव पोर वाटर प्रेशर। अब आपको हमेशा याद रखना है कि निगेटिव पोर वाटर प्रेशर हमारा अकर होता है ओवर कंसोलिडेटेड क्ले में। ठीक है, क्यों होता है ओवर कंसोलिडेटेड क्ले में निगेटिव पोर वाटर प्रेशर, क्योंकि इसमें हमारा कंसोलिडेशन पहले से हो गया होता है। तो आपको याद रखना है निगेटिव पोर वाटर प्रेशर हमारा एंटिसिपेट होता है ओवर कंसोलिडेटेड क्ले एंड डेंस सैंड में। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। और पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर कहाँ एंटिसिपेट होता है, तो पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर हमारा एंटिसिपेट होता है अंडर कंसोलिडेटेड क्ले में। तो जब भी आपको पूछा जाएगा पॉजिटिव प्रेशर कहाँ पे एंटिसिपेट होता है, तो अंडर कंसोलिडेटेड क्ले में होता है, और निगेटिव पोर वाटर प्रेशर कहाँ एंटिसिपेट होता है, तो ओवर कंसोलिडेटेड क्ले एंड डेंस सैंड में होता है। अब निगेटिव पोर वाटर प्रेशर आप कब बोलेंगे, जब हमारा प्रेशर इन पोर लेस देन रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो हम लोग बोलेंगे निगेटिव पोर वाटर प्रेशर। पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर किसको बोलते हैं, अगर प्रेशर इन पोर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर में मतलब क्या हम लोग और बोल सकते हैं कि जो वाटर टेबल होगा हमारी बिलो होगी, वाटर टेबल प्रेजेंट इन बिलो वाटर टेबल, मतलब यहाँ पे हमारा कंडीशन कैसा रहेगा, फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन रहेगा। वही चीज निगेटिव में हमारा क्या होगा, वाटर टेबल एबव रहेगा। अगर वाटर टेबल एबव रहता है तो सॉइल हमारा क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा। दैट्स वाई हम लोग बोल सकते हैं कि निगेटिव प्रेशर एंटिसिपेट इन ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल एंड डेंस सैंड। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ढूंढते हैं। ऑप्शन ये दिया नॉर्मल कंसोलिडेटेड क्ले एंड डेंस सैंड, बिल्कुल गलत है, नॉर्मल तो होगा ही नहीं,
फिर दूसरा है ओवर कंसोलिडेटेड क्ले एंड लूज सैंड, ओवर कंसोलिडेटेड होगा लेकिन लूज सैंड नहीं होगा, तो बी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया हुआ है लूज एंड ओवर कंसोलिडेटेड क्ले, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी दिया हुआ है डेंस सैंड, बिल्कुल सही बात बोल रहा है, डेंस सैंड में हमारा निगेटिव पोर वाटर प्रेशर एंटिसिपेट होता है और ओवर कंसोलिडेटेड क्ले में हमारा निगेटिव पोर वाटर प्रेशर एंटिसिपेट होता है, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 305, इन ए सैचुरेटेड सॉइल डिपॉजिट having density 22 kilonewton per meter cube, the effective normal stress on a horizontal plane at a 5 meter depth will be option A 22 kilonewton per meter square, option B 50 kilonewton per meter square, option C 60 kilonewton per meter square and option D 110 kilonewton per meter square। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि डेंसिटी के बारे में दी गई है, मतलब हम लोग रो को बोल सकते हैं, रो इक्वल टू 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आपको दी गई है। अब आपको पूछा गया है कि इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है, इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस मतलब सिग्मा डैश निकालना है, ठीक है। सिग्मा डैश निकालने के लिए सबसे पहले हमको टोटल स्ट्रेस निकालना पड़ता है और पोर वाटर प्रेशर निकालना होता है। तो हम लोग टोटल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, तो टोटल स्ट्रेस हम लोग लिख सकते हैं लोड बाय एरिया, ऐसा लिख सकते हैं, लोड बाय एरिया लिख सकते हैं, लोड बाय एरिया। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं लोड बाय एरिया, हमारा यहाँ पे लोड है तो लोड को हम लोग लिख सकते हैं गामा सैचुरेशन इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, वॉल्यूम बाय एरिया। अब इसको हम लोग और क्लासिफाई करते हैं तो इसको गामा सैचुरेशन इनटू क्या लिख सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू ब्रेथ बोल सकते हैं। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ कैंसिल हो गई, तो मतलब सिग्मा डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा सैचुरेशन इनटू एच लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेंसिटी आपको कितनी दी गई है, 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दी गई है, हाइट हमारी 5 मीटर दी गई है, तो 22 इंटू 5 मतलब कितना हो गया, 110 हो गया। अब पोर वाटर प्रेशर हम लोग कैसे निकालते हैं, वाटर का प्रेशर लगता है तो उसे ही हम लोग बोलते हैं पोर वाटर प्रेशर, मतलब सॉइल पार्टिकल्स पर जो वाटर का प्रेशर लगेगा उसे हम लोग बोलेंगे पोर वाटर प्रेशर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं गामा डब्ल्यू इंटू एच लिख सकते हैं। तो गामा डब्ल्यू कितनी है, तो गामा डब्ल्यू हमारी होती है 10 के बराबर, 9.81 ले लीजिए। एच हमारी कितनी है, तो एच हमारी 5 है, तो मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। हमको सिग्मा डैश निकालना है, सिग्मा डैश का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा माइनस यू। सिग्मा कितनी दी गई है, 100, तो यहाँ पे 100 लिख लीजिए, 110 दी गई है, और यू कितनी दी गई है, 50, तो मतलब 50 दी गई है। 110 माइनस 50 मतलब कितनी हो गई, 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस हो गई। तो हमारा चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ 22 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये गलत है। ऑप्शन बी दिया हुआ 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी गलत है। ऑप्शन सी दिया हुआ 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 306, ए फुल्ली सैचुरेटेड क्ले सैंपल is placed in a consolidometer and subjected to loading is 200 kilonewton per meter square. After period of time, it was found that average pore water pressure in the specimen was 70 kilonewton per meter square. The percentage of consolidation reached by then 70%, option B 65%, option C 35% and option D 29%। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको समझना है कंसोलिडेशन मतलब क्या होता है। तो कंसोलिडेशन हम लोग क्या देखे थे, कंसोलिडेशन मतलब क्या होता है, द एक्सपल्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द वॉइड्स इज नोन एज कंसोलिडेशन, यही बोलते थे। जो वॉइड्स में से पानी का एक्सपल्शन होगा उसे ही हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि हमारी जब हमारा कंसोलिडोमीटर रहेगा, लोडिंग लगेगी, तो हमारी लोडिंग कितनी लग रही है, तो 200 किलोटन पर मीटर स्क्वायर लग रही है। आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम इट वाज फाउंड दैट एवरेज पोर प्रेशर हमारी कितनी हो रही है, 70 किलोटन पर मीटर स्क्वायर निकल रही है। आपको परसेंटेज कंसोलिडेशन निकालना है, तो परसेंटेज कंसोलिडेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है लोडिंग अप्लाइड माइनस पोर वाटर प्रेशर डिवाइडेड बाय लोडिंग अप्लाइड। तो कितना लोड अप्लाई हो रहा है और परसेंटेज दिया है तो इंटू 100 कीजिए, कितना लोडिंग अप्लाइड हो रहा है, तो 200 किलो न्यूटन, तो 200 माइनस पोर वाटर प्रेशर कितना है 70, लोडिंग कितना है तो 200, तो हमारा क्या हो जाएगा 130 बाय 200 इंटू 100 लिख सकते हैं। तो 2 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 2 से यहाँ पे क्या हो जाएगा 65%,
मतलब 65% हमारा कंसोलिडेशन रीच होगा। तो ऑप्शन ए दिया हुआ 70% बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी दिया हुआ 65%, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 307, द वर्जिन कंप्रेसिव कर्व ऑफ ए पार्टिकल सॉइल इज शोन इन फिगर, द कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ द सॉइल इज ऑप्शन ए 0.35, ऑप्शन बी 0.50, ऑप्शन सी 1 एंड ऑप्शन डी 1.5। इस क्वेश्चन में देखिए आपको फिगर दिया गया है, एक्स वाई एक्सिस पे हमारा दिया गया है, वाई एक्सिस पे हमारी दी गई है वाइड रेशियो दी गई है, और एक्स एक्सिस पे हमारी स्ट्रेस दी गई है। अब हमको निकालना है यहाँ पे कंप्रेशन इंडेक्स, मतलब सीसी की वैल्यू निकालनी है। तो सीसी की वैल्यू क्या होती है, E0 माइनस ई। यहाँ पे कंप्रेशन इंडेक्स है तो यहाँ पे लॉग लगेगा, लॉग 10 सिग्मा 2 माइनस लॉग 10 सिग्मा 1, यही बोलेंगे। अब अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो आपको देखना है बड़े माइनस छोटे वैल्यू, वॉइड रेशियो में से बड़े में से छोटे कौन गए, तो बड़े हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं 1.5, माइनस छोटे कितने हैं 1.0। अब इसमें भी आपको बड़े माइनस छोटे, तो log 10 हमारा क्या दिया हुआ, बड़ा वैल्यू यहाँ पे 10 है तो 10 लिख सकते हैं, माइनस log 10 यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो 1.5 माइनस 1 तो यहाँ पे 0.5 हो जाएगा। अब यहाँ पे log 10 बाई 1, तो log 10 हमेशा क्या होती है 1 होती है, तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो 0.50। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 0.35 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी दिया हुआ है 0.50, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको पूछा है कंप्रेशन इंडेक्स, ठीक है। अगर आपको पूछा था कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी पूछा होता तो जो भी हमारा स्ट्रेस है उसमें लॉग कर्व नहीं होता, तो वहाँ फॉर्मूला हो जाता है E0 माइनस ई अपॉन सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1, ठीक है। यहाँ पे हमको ए भी पूछा होता तब, लेकिन यहाँ पे आपको कंप्रेशन इंडेक्स पूछा गया है। जब भी आपको कंप्रेशन इंडेक्स पूछा जाएगा तो लॉग वैल्यू आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 308, 2 मीटर वाइड स्ट्रिप फुटिंग रेस्ट एट ए डेप्थ ऑफ 2 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस इन क्ले डिपोजिट वेयर वाटर ट्रेवल इज ए ग्राउंड सरफेस। सी की वैल्यू दी गई है 3 टन पर मीटर स्क्वायर, गामा सैचुरेशन की वैल्यू दी गई है 2 टन पर मीटर क्यूब, एंड द बेस्ट एस्टिमेट लोड द नेट अल्टीमेट लोड विच ऑफ द फुटिंग कैन कैरी दिस। अब सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे किस टाइप की फुटिंग दी गई है। तो यहाँ पे आपको फुटिंग दी गई है, स्ट्रिप फुटिंग की बात की गई है, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रिप फुटिंग की बात की गई है, तो हम लोग अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कैसे क्या निकालते हैं, तो QU इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है, CNC प्लस 0.5 गामा बी NY प्लस गामा DF N क्यूब, यही होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्ले दिया हुआ है, अगर हमारा प्योरली कोहेसिव सॉइल होता है तो NC की वैल्यू हम लोग लेते हैं 5.7, NY की वैल्यू लेते हैं हम लोग 0, NQ की वैल्यू लेते हैं हम लोग 1 लेते हैं, यही लेते हैं। तो सबसे पहले आप अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकालिए। QU इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 5.7 C, तो यहाँ पे NY 0 है तो मतलब ये टर्म 0 हो जाएगी, प्लस गामा DF हम लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कोहेजन कितनी दी गई है, तो 3 टन पर मीटर स्क्वायर दी गई है कोहेजन, तो हम लोग लिख सकते हैं 5.7 इंटू 3 लिख सकते हैं, प्लस गामा की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या दी गई है 2 टन दी गई है, तो 2 इंटू डेप्थ कितनी दी गई है, तो डेप्थ भी हमारी 2 मीटर दी गई थी, 2 इंटू 2 तो कितनी हो जाएगी, हम इसको सॉल्व करके देखेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 17.1 टन पर मीटर स्क्वायर। इससे हम लोग अल्टीमेट निकाल लिए हैं। अब हमको नेट अल्टीमेट कैसे निकालना पड़ेगा, नेट अल्टीमेट हमारा क्या होता है QU माइनस गामा DF, यही होता है QU माइनस गामा DF होता है। तो QU कितनी निकली 17.1 निकली, माइनस गामा की वैल्यू कितनी है तो 2 है, DF की वैल्यू कितनी है तो 2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 17.1 टन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए आपको नेट अल्टीमेट लोड बोला है, ठीक है। तो हमको पता है लोड इक्वल टू क्या होता है, हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रेस, मतलब बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं लोड बाय एरिया, ठीक है। तो हमको यहाँ पे लोड की बात किया हुआ है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q
एन यू इंटू एरिया इक्वल टू लोड लिख सकते हैं। तो क्यू एन यू हमारी वैल्यू कितनी आई, क्यू एन यू की वैल्यू हमारी आई 17.1। अब देखिए एरिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एरिया है, तो एरिया हम लोग लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ब्रेथ में हम लोग लिख लेंगे पर यूनिट विड्थ के लिए हम लोग कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, पर यूनिट विड्थ के लिए कर रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं क्यू एन यू कितना आया 17.1 इंटू यहाँ पे क्या है हमारा 2 मीटर, ठीक है। अब किसके लिए कर रहे हैं, पर मीटर विड्थ के लिए कर रहे हैं, तो 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो 17.1 इंटू 2 मतलब कितना आ गया 34.2 टन पर मीटर हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा लोड। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है 18 टन पर मीटर स्क्वायर, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी दिया हुआ 20 टन पर मीटर स्क्वायर, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी दिया हुआ 34.2 टन पर मीटर, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू 21.1 आती है, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन में। मेथड इस टाइप से ही बनता है। देखिए यहाँ पे आपको नेट अल्टीमेट लोड दिया होता है, हमेशा याद रखिएगा बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू हमारी होती है लोड बाय एरिया, ठीक है। अब लोड बाय एरिया हम लोग लिख सकते हैं, मतलब फोर्स बाय एरिया लिख सकते हैं। तो हमेशा आप याद रखिएगा बियरिंग कैपेसिटी इंटू एरिया इक्वल टू क्या बचेगा, लोड बचेगा। तो जब भी हम लोग एरिया निकालेंगे तो पर मीटर विड्थ के लिए निकालेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे सब क्या है टन पर मीटर है, मतलब पर मीटर विड्थ के लिए निकालेंगे। तो विड्थ तो हमारी 1 मीटर हो जाएगी, और हमको पता है कि डेप्थ हमारी कितनी है, तो 2 मीटर है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 309, इन ए न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट फॉर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर 10 कंसेंट्रिक सर्कल एंड 10 रेडियल लाइन, द इन्फ्लुएंस फैक्टर ऑफ द चार्ट इज। तो सबसे पहले हमको समझना है कि इन्फ्लुएंस चार्ट क्या है। अब ठीक है, इन्फ्लुएंस चार्ट से भी हम लोग स्ट्रेस निकालते हैं, क्या निकालते हैं, स्ट्रेस निकालते हैं, पर लेकिन कैसा एरिया, तो इरेगुलर शेप एरिया। मतलब इरेगुलर मतलब क्या कि रेक्टेंगुलर नहीं होगा, सर्कुलर नहीं होगा, इरेगुलर शेप का एरिया के लिए हम लोग निकालते हैं। और लोडिंग हमारी क्या रहती है, यूडीएल लेती है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप समझ जाइए कि इन्फ्लुएंस चार्ट से हम लोग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं इरेगुलर शेप एरिया के लिए, और हमारा इसमें क्या रहता है, तो यूडीएल एक्ट होगा। मतलब जो शेप्ड रहेगा वो कैसा रहेगा, यूडीएल रहेगा। यही चीज़ आपको बॉयजनिक थ्योरी पूछा होता, तो बॉयजनिक थ्योरी से हम लोग भी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, लेकिन किसमें, रेक्टेंगुलर के लिए, सर्कुलर के लिए और स्ट्रेप फुटिंग के लिए। तो यहाँ पे आपको इन्फ्लुएंस फैक्टर बोला है, तो IF हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय नंबर ऑफ रेडियल लाइन इंटू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में आपको दिया गया है, देखिए 10 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल कितनी दी गई है आपको, 10 दी गई है। रेडियल लाइन भी आपको 10 दी गई है, मतलब 1/100 लिख सकते हैं। 1/100 को हम लोग लिख सकते हैं 0.01, यही लिख सकते हैं 1/100। तो 1/100 को लिखेंगे हम लोग 0.01। तो यहाँ पे आंसर हमारी क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए दिया 0.1 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी दिया 0.01, मतलब बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 310, मैच लिस्ट 1 विथ लेस 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 में दिया हुआ फ्रिक्शन पाइल, फिर दिया हुआ बैटर पाइल, फिर दिया हुआ टेंशन पाइल एंड कॉम्पैक्शन पाइल। लिस्ट 2 में दिया हुआ है स्टिफ क्ले, लूज ग्रेनुअल सॉइल, लेटरल लोड एंड अपलिट लोड, ठीक है। तो फ्रिक्शनल पाइल हमेशा हम लोग करते हैं स्टिफ क्ले में, ये हमेशा आपको याद रखिएगा। कोई भी चीज़ हमारा स्टिफ रहेगा तो हम लोग फ्रिक्शनल पाइल करते हैं, मतलब फ्रिक्शनल पाइल का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर दूसरा होता है बैटर पाइल। बैटर पाइल हम लोग लेटरल लोड में करते हैं, जैसे आपको बोला कि इंक्लाइन फोर्सेस हैं, फिर आपको बोलेगा कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल लोड के लिए बैटर पाइल्स करते हैं। मतलब इसका कितना हो जाएगा, तो इसका 3 हो जाएगा। फिर तीसरा होता है टेंशन लाइट। टेंशन पाइल हम लोग अपलिफ्ट लोड के लिए करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 4 नंबर। फिर हमारा होता है कॉम्पैक्शन पाइल, ये किसके लिए होता है, लूज ग्रेनुअल सॉइल के लिए होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 3 4 2। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ 3 1 2 4 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी दिया हुआ 1 3 4 2, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको हमेशा याद रखना है,
ठीक है। फ्रिक्शनल पाइल हम लोग हमेशा स्टिफ के लिए करते हैं। बैटर पाइल हम लोग लेटरल लोड में आपको कभी कभी लिया रहेगा। हॉरिजेंटल एंड इंक्लाइन फोर्सेस भी लिखा रहेगा। हॉरिजेंटल एंड इंक्लाइन फोर्स को रजिस्ट करने के लिए हम लोग बैटर पाइल यूज़ करते हैं। टेंसल पाइल हम लोग अपलिफ्ट लोड को रजिस्ट करने के लिए करते हैं, मतलब एंकर डाउन द स्ट्रक्चर, मतलब इट कैन बी सब्जेक्टेड टू अपलिफ्ट फोर्सेस। तो आपको अपलिफ्ट लोड के लिए हम लोग टेंसल पाइल करते हैं। कॉम्पैक्शन पाइल हम लोग लूज ग्रेनुअल सॉइल के लिए करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।